मैं हूं रोहितास कुमार और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरकेजी स्टडी सर्किल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर कक्षा 10 के मैथ को सोल्व करा जा रहा है और यह चौथा वीडियो है इस चैनल पर। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तीनों वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट को लेकर चल रहे हैं, वहां पर हम चैप्टर फर्स्ट को डिटेल से समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। मैस है 306 और 657, कितना है 9। लेस है 306 और 657 ज्ञात कीजिए, अर्थात 306 और 657 का मैस है आपको 9 दिया हुआ है, तो आपने 306 और 657 का लेस है ज्ञात करना है। तो सूत्र यहाँ पर वही कार्य करेगा, ठीक है, वही अप्लाई होगा। हमने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके मैसे और लेसर के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रथम संख्या कितनी दी हुई है आपके पास, 306। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है, 657। इनका मैस है कितना दिया हुआ है, 9। लेस है कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो निकालना है हमें। तो फॉर्मूला मैंने बताया था, जैसे कि आपको दो संख्याओं का मैस है और उनका लेस है का गुणनफल बराबर होता है प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या। आप ये बोलेंगे कि सर आपने तो ऐसे लिखवाया था, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है मैस है गुणा लेस है। तो लिख दीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से इसको इसलिए लिखा है क्योंकि हमें लेस है ज्ञात करना है। तो लेस है बराबर प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या, और ये मैस है आपके पास जो है ये अपॉन में चले जाएगा, यानी कि बटे में चले जाएगा। प्रथम संख्या मान रख दीजिए 306, 657 और मैस है इनका 9। ठीक है, इसको भाग दे दिए, 9 से कट जाएगा ये। ठीक है, 9 तिया 27 और ये 9 चौक 36, 34 गुणा 657। ठीक है, लेस है। तो देखिए गुणा करके आपके पास 22,338 आया है। समझे या नहीं समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। ये कह रहा है कि अगर संख्या 6 की घात n हो, n का मान कुछ भी हो सकता है, वो प्राकृतिक संख्या, यानी n बराबर आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 5 कितना भी ले सकते हैं, वो संख्या प्लस में ही होगी। तो इसके जो फैक्टर होंगे, सॉरी इसका जो मान आएगा, वो संख्या क्या 0 पर समाप्त होती है। अब देखिए आपको ये भी पता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक, ठीक है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो यहां पर यह कह रहा है कि 6 की घात n कोई संख्या है जो 0 पर समाप्त होती है। इसका मतलब क्या है कि वो संख्या 5 से विभाजित होगी, और 5 से विभाजित का मतलब यह है कि 6 की घात n के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनमें कहीं ना कहीं 5 होगा। समझ रहे? चलिए देखते हैं। चलिए मैं लिखता हूं, देखिए यदि 6 की घात n संख्या 0 अंक पर समाप्त
होती है तब यह 5 से विभाज्य यानी कि 5 से विभाजित होगी। नहीं समझे? देखिए किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। मान लो आपके पास ये संख्या है तो इसका इकाई अंक कितना है 0। इसका मतलब क्या है, ये 5 से विभाजित होती है। 5 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि इसके जो भाज्य गुणनखंड होंगे उसमें कहीं ना कहीं 5 आएगा। ठीक है, तो जब कोई संख्या यानी कि 6 की पावर n जब 5 से विभाजित होती है तो 6 की पावर n तब 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 भी होगा। ठीक है, गुणनखंडों में 5 भी होगा, लेकिन यह असंभव है। कैसे असंभव है भाई? 6 की पावर 1 लिख दीजिए आप, 6 की पावर 2 लिख दीजिए, 6 की पावर 3, ठीक है, 6 की पावर 4। तो इसका मतलब ये है 6 की पावर 2 का मतलब 6 गुणा 6, ठीक है, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 गुणा 6। ज्यादा से ज्यादा आप इसको क्या कर सकते हो, 2 गुणा 3, ठीक है, इसको भी 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। मैं 6 को 2 गुणा 3 लिख रहा हूं, इसको भी 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, ठीक है, 1 2 3। इसको भी लिख सकते हैं ऐसे ही। चलिए लिख दीजिए 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 1 2 3 4, 1 2 3। चलो यहाँ पे देखिए मैं 6 लगा देता हूँ, ठीक है, 4 है ना। हाँ, अब आप ये बताइए कि 6 की पावर कितनी भी कर दीजिए, क्या आपको इसमें 5 दिखाई दे रहा है? नहीं आएगा। अर्थात फिर तो जब ये कह रहा है कि 6 की पावर n के भाज्य गुणनखंडों में 5 भी होगा, परंतु यह असंभव है। ठीक है, परंतु यह असंभव है। कैसे असंभव, मैंने आपको दिखा दिया। ये असंभव है तब क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल और केवल, ठीक है, केवल क्या आएगा बताइए आप, क्या आ रहा है? 2 या 2 3 ही आता है। ठीक है, 2 3 ही आता है, 2 और 3 ही आता है तब। ठीक है, ये रफली था, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था इसको। तो लास्ट में लिख देते हैं, अतः n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n संख्या 0 यानी कि 0 पर समाप्त नहीं होती है या होगी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आपके समझ में आया होगा। अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड होते हैं वह संख्या भाज्य कहलाती है, और वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड ना हो वो अभाज्य कहलाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, आपको गिवन बाय है, तो यहां से आप जो है 13 कॉमन ले लीजिए, 7 गुणा 11 प्लस 1, ठीक है,
और ये 11×7=77 और 1=78। और मैं इसको लिख देता हूँ, आपको पता है, देखिए 78 के कर दीजिए फैक्टर, 2 से 39, 3 से 13 और 13 से एक बार, तो 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, तो ये 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो हम लिखते हैं कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 के अभाज्य, ठीक है, सॉरी, के अभाज्य गुणनखंड 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा है, आता है यह है भाज्य है, ठीक है, अतः यह भाज्य है, समझे। चलिए इसके सेक तथा इसको भी देख लेते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, तो आप देख लीजिए इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, तो रह गया 7 गुणा 6 गुणा 5 हमने बाहर ले लिया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। अब ठीक है, गुणा 7 6 42, 4 किया 12 दूनी 24 प्लस 1, ठीक है, 5 गुणा 1000 आता है, तो हम लिखते हैं, अतः वही लाइन लिखते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 के अभाज्य गुणन खंडों की संख्या, ठीक है, 2 से ज्यादा है, अतः दी गई संख्या भाज्य है, ठीक है, दी गई संख्या ये भाज्य है। तो समझिए, अगर ये 2 से ज्यादा नहीं आते तो हम कह सकते थे कि ये संख्या भाज्य है, जबकि ये भाज्य है तो हमें दिखाना था, यानी कि ये हमें सिद्ध करना था कि ये संख्या और ये संख्या जो है वो भाज्य है, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो हमें इस स्थिति में इनका लय करना होगा, क्या करना होगा, लय से। तो चलिए लिखते हैं, आपके पास देखिए वे 18 मिनट में और 12 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 7, इस स्थिति में 12 और 18 का लय ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ये सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका। तो 12 और 18, 12 के फैक्टर आपको पता है, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, और 18 के, ठीक है, 2 से 9, 3 से ये, ठीक है। तो 12 को लिख देते हैं और इसको 2 दूनी 4 के 12, 2 से 6 के 18। तो लय करते हैं, पहले जो संख्या कॉमन है वो लिख देते हैं, जो संख्या कॉमन है 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, शेष संख्या रहेगी 2 3।
2 3 6 दूनी 12 तिया 36। ठीक है, अतः रवि व सोनिया, ठीक है, रवि व सोनिया पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 समाप्त होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मेरा यह पूरा प्रयास है कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।